नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। अध्याय 512 चल दर। जब उसने अपनी बात खत्म की तो रेन कियुन ने अपनी आस्तीनें लहराई और चला गया। कोई बात नहीं, किसी को तो उसका गुस्सा सहना ही पड़ेगा, या तो वह जिद्दी कुतिया या फिर जियांग परिवार। अन्यथा अगर कुनलुन पर्वत के लोगों को इस मामले के बारे में पता चला तो वे उस पर हंसेंगे। बाकी बचे कुछ बुजुर्गों ने रेन कियुन की तरफ देखा और असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। रेन कियुन यहाँ बुजुर्गों की टीम का नेता था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसके फैसले को खारिज नहीं कर सकते थे। ऐसा माना जा सकता है कि जियांग परिवार ने अपनी कब्र स्वयं खोद ली है। आत्मा दमन और सूर्य विभाजन पत्थर पर वापस, अर्जुन पहले से ही एकता क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया था। वह सच्चे आत्मिक क्षेत्र से केवल एक कदम दूर था। वह बार बार असफल हुआ और बार बार प्रयास करता रहा। सांप की पित्ताशय की शक्ति पूरी तरह से उसके रक्त में समाहित हो गई थी। हालांकि वह चोटों से भरा हुआ था, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। अर्जुन अकल्पनीय पीड़ा से पीड़ित था। वह इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता था। उसने अपने पिता के बारे में सोचा। उसने अतीत में झेले गए अपमान के बारे में सोचा। उसके हृदय में जुनून भड़क उठा। दर्द, हत्या, पागलपन, हार मान लेना, सभी प्रकार की भावनाएं हवा में भरी हुई थीं। सौभाग्य से आत्मा को दबाने वाले सूर्य विभाजक पत्थर ने उसे शांत कर दिया और दर्द से राहत दी, जिससे अर्जुन उन्मत्त होने और कुछ पागलपन करने से बच गया। तोड़ना। अर्जुन ने गर्जना करते हुए अपना हाथ हिलाया और सांप के पित्ताशय के बचे हुए हिस्से को बाहर निकालकर निगल लिया। ऊर्जा का विस्फोट हुआ और ऐसा लगा जैसे वह अर्जुन की नसों में उमड़ पड़ी हो। पर्याप्त नहीं, जारी रखें। इस समय अर्जुन आग की लपटों में घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब इंसान ही नहीं रहा। मेरे लिए ब्रेक लो। अंततः जैसे ही यह ऊर्जा उन्मत्त होकर अर्जुन को मारने वाली थी, ये ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी और कच, एक तीखी आवाज गूंजी और अंततः आसपास का वातावरण शांत हो गया। अर्जुन को महसूस हो रहा था कि वह अविनाशी अवरोध मकड़ी के जाले की तरह टूट गया है। दोबारा उसका रक्त सार उमड़ पड़ा, लेकिन अर्जुन द्वारा उसे दबाने के बाद वह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ता रहा। इस समय अर्जुन की आंखें लाल हो गई थीं। वह हताश था। आखिरकार उसके प्रयास सफल हुए और टूटी हुई बाधा टूट गई। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा बेकाबू हो गई है, और अर्जुन को लगा कि उसके शरीर के अंदर कुछ अलग है। उसे लगा कि उसके पास एक विशाल नदी की तरह अनंत आध्यात्मिक शक्ति है। पूरे चौक में तेज हवाएं चल रही थीं। सभी दिशाओं से आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जुन की ओर एकत्रित हो रही थी। सच्ची आत्मा के क्षेत्र में सफलता। सफलता। जैसे ही अर्जुन खड़ा होने वाला था, चेन तियानली ने उसे डांटा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी मत रुको। अर्जुन स्तब्ध रह गया। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज हुई। पूरा जियांग दाव पर्वत हिलने और कांपने लगा। क्लेश बिजली उतरी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन इस विप्तजनक बिजली के पागलपन और आतंक को महसूस कर सकता था। अर्जुन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी सच्ची क्यूई को इकट्ठा किया और अपनी प्रथम स्तरीय सच्ची आत्मा क्षेत्र आभा को उसके चरम पर पहुंचा दिया। गड़गड़ाहट। एक बिजली गिरी और अर्जुन पर टूट पड़ी। अर्जुन के पास इसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी त्वचा से जलने की गंध आ रही थी। ये क्लेश की बिजली इतनी डरावनी क्यों है? इसके तुरंत बाद एक ही समय में सैकड़ों हजारों बिजली की कड़कें गिरी। ऐसा लगा मानो स्वर्ग उसे मिटा देना चाहता था। अर्जुन ने आसमान में चमकती भयानक बिजली को देखा और मन ही मन कोसने लगा। उसने अब और संकोच नहीं किया और उसके शरीर में मौजूद रक्त ड्रैगन बाहर निकल आया। उसने उसके शरीर को घेर लिया और उसकी रक्षा की। खूनी ड्रैगन बिजली से भरे आसमान से टकराया। पूरा दृश्य चौंकाने वाला था। हालांकि रक्त ड्रैगन अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ था और कमजोर होता जा रहा था। जीवन रून, बाहर आओ। अर्जुन की उंगलियों ने एक मोहर बना ली और एक खाली सा ताबीज सीधे आकाश में उड़ गया। असंख्य विप्तजनक बिजली की चमक जीवन के चक्र में प्रवाहित हुई, जिसने उन्हें अवशोषित कर लिया। अध्याय 513 हम। उसका जीवन रून क्लेश बिजली को भी अवशोषित कर सकता है। इतना ही नहीं, वह बिजली को नियंत्रित करने में सक्षम प्रतीत होता है। एक खूनी ड्रैगन, एक रहस्यमयी जीवन रून और एक जिद्दी व्यक्ति। उनकी पागलपन भरी हरकतें दुनिया को हिला सकती हैं।
चेन तियानली पहले तो अर्जुन के बारे में चिंतित था, लेकिन जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य और सदमे से भर गईं। ये बच्चा जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अगर वह वाकई कुनलुन पर्वत पर जाता है तो मुझे लगता है कि वह उस लड़के के आध्यात्मिक तावीज़ों के दाव को आगे ले जाएगा। और वह रक्त ड्रैगन, इसका वध का आभामंडल अत्यंत सघन है। ये बिजली से नहीं डरता और अत्यंत हिंसक है। वध का दाव इस बच्चे के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ये सभी अवसर हैं। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा, रक्त ड्रैगन और जीवन रून मजबूत होते जाएंगे। मुझे लगता है कि ये दो शक्तियां भविष्य में उसकी ताकत की आधारशिला बन जाएंगी। तभी चेन तियानली ने आसमान की तरफ देखा। आसमान से बिजली गिर रही थी और काले बादलों ने पूरे जियांग शहर को ढक लिया था। उसकी आंखें और भी जटिल और हैरान हो गईं जब उसने बुदबुदाया, किसने सोचा होगा कि यह क्लेश बिजली एक ऐसे बच्चे द्वारा ट्रिगर की गई थी जो अभी अभी सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया है। यहाँ तक कि अमर आरोही क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इस परिमाण की क्लेश बिजली को ट्रिगर नहीं कर सकते। कितना अजीब है। इस समय जियांगडाओ पर्वत पर बचे हुए संरक्षक आकाश में चमकती हुई विप्तिजनिक बिजली को मुंह खोले घूर रहे थे। मैंने इतने बड़े पैमाने पर बिजली गिरने की घटना पहले कभी नहीं देखी। क्या जियांग में कोई शीर्ष विशेषज्ञ है जो इस पर काबू पा सके? एक अभिभावक ने पूछा। एल्डर वान ने उस दिशा की ओर देखा जहां पर विपत्ति बिजली सबसे अधिक घनी थी और उदासीनता से कहा, लगता है कि वह राक्षस अर्जुन फिर से टूट गया है। इस बार उस शक्तिशाली विशेषज्ञ के बिना भी वह हमें आसानी से मार सकेगा। तुलना करना वाकई बहुत गुस्सा दिलाने वाला होता है। वह बच्चा अभी सिर्फ 20 साल का है, फिर भी वह पहले से ही इतना स्वर्ग विरोधी है। मुझे आश्चर्य है कि वह कैसे साधना करता है। भले ही उसके पीछे कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ हो, लेकिन उसके लिए इतने कम समय में इतनी बार सफलता प्राप्त करना असंभव होना चाहिए था। इसके अलावा ये बिजली का संकट सच्चे आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए बिजली का संकट नहीं लगता, बल्कि इससे भी अधिक शक्तिशाली है। सबके दिलों में उथल पुथल मची हुई थी और आंखों में केवल भय था। इस समय बाओ पेइमिन अपने हाथों को पीछे करके बाहर चला गया। उसने बिजली की मार को देखा और उदासीनता से कहा, श्री अर्जुन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी हम तुलना कर सकें। उसका स्तर, प्रतिभा और ताकत मेरे जीवन में अब तक देखी गई सबसे भयानक चीज है। हुआक्सिया उसका मंच नहीं है, कुनलुन है। हमारे और उसके बीच की खाई और भी बड़ी होती जाएगी। अभी हर चीज पर श्री अर्जुन के दृष्टिकोण से विचार करना होगा। मैंने सुना है कि मिस्टर अर्जुन ने राजधानी में मल्होत्रा परिवार की स्थापना की है। अगर कोई मौका मिले तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए। ये सुनकर सभी ने सिर हिला दिया और कुछ नहीं कहा। वे अभी भी उस दिन अर्जुन द्वारा किए गए कार्यों की छाया में डूबे हुए थे। हुआक्सिया की राजधानी में रेन कियुन और कुछ बुजुर्ग एक ऊंची इमारत की छत पर पैर मोड़कर साधना कर रहे थे। राजधानी में धुआं बहुत घना था और आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी। केवल छत पर ही आध्यात्मिक ऊर्जा का कुछ अंश ग्रहण किया जा सकता था। कृषकों के लिए, चाहे वे कहीं भी चले जाएं, वे खेती करना नहीं छोड़ सकते। जहां तक संप्रदाय में नए लोगों को शामिल करने की बात है, तो उन्होंने पहले ही अपने शिष्यों को हुआक्सिया के विभिन्न बड़े परिवारों और गुटों से संपर्क करने का आदेश दे दिया था। वे परिवार और गुट निश्चित रूप से उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देंगे। आखिरकार अगर परिवार में कुनलुन पर्वत विशेषज्ञ पैदा हुआ तो ये कई पीढ़ियों के लिए एक आशीर्वाद होगा। ठीक इसी समय रेन कियुन और बाकी बुजुर्गों को कुछ आभास हुआ और उन्होंने एक साथ अपनी आंखें खोलीं। जब उन्होंने दक्षिणी आकाश में गरजते बादलों को देखा तो वे दंग रह गए। ये बिजली का संकट, क्या ये हो सकता है कि हुआक्सिया में कोई व्यक्ति अमर उत्थान क्षेत्र में पहुंच गया है? ये कैसे संभव है? इतनी कम आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान पर 100 साल तक साधना करना असंभव था। रेन कियुन सीधे खड़ा हो गया और दक्षिण में बिजली की पागल तबाही को घूरता रहा। उसका दिमाग हिल गया था। ये बिजली जैसी विपत्ति बहुत भयानक थी, यहाँ तक कि वह भी भयभीत हो गया। वह कौन था? कौन आगे बढ़ रहा था? क्या हुआक्सिया में कोई सचमुच अमर आरोहण क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था? बड़े जू, आप हुआक्सिया को अच्छी तरह से जानते हैं। नक्शे पर नजर डालें और बिजली के संकट को ठीक से पहचानें। हमें इस व्यक्ति को ढूंढना होगा। अगर हम उसे संप्रदाय में वापस लाते हैं तो संप्रदाय के गुरु निश्चित रूप से हमारी प्रशंसा करेंगे। अगर इतनी पतली आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी भयानक बिजली के संकट को ट्रिगर कर सकती है, तो कुनलुन पर्वतों में बिजली के संकट की भयावहता और भी अधिक होगी। हमें ऐसी प्रतिभा के लिए हर कीमत पर लड़ना होगा। रेन कियुन के निर्देश सुनकर एक बूढ़ा आदमी लंबे लबादे में खड़ा हुआ और उस दिशा में देखने लगा। फिर उसने हुआक्सिया का नक्शा निकाला। कुछ ही देर बाद उसने नक्शा हटा दिया और कहा, एल्डर रेन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिजली का संकट गुआंगजो या जियांगजियांग क्षेत्र में होना चाहिए।
जहां तक बारीकियों का सवाल है, हमें अभी भी जांच के लिए किसी को भेजने की जरूरत है। रेन कियुन की आंखों में पागलपन की चमक थी और उसने गंभीरता से कहा, ठीक है, एक विमान ले लो और अभी वहां जाओ। तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता लगाना चाहिए जिसने घुसपैठ की है। अगर तुम मुझसे मिलते हो तो उसे किसी भी कीमत पर भर्ती करने की कोशिश करो। वह जो भी चाहेगा हम उसे संतुष्ट करेंगे। हाँ, एल्डर जू ने सिर हिलाया और फिर वह ऊंची इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी। एल्डर जू के जाने के बाद रेन कियुन के होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान तैर गई। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय दाव भी मेरे पक्ष में है। जब तक मैं इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को भर्ती करने में कामयाब हो जाता हूं, तब तक उसका मूल्य अकेले ही सैकड़ों प्रतिभाशाली लोगों के बराबर है। अध्याय 514 जियांग दाव पर्वत। चला गया। बिजली की विपत्ति धीरे धीरे गायब होने से पहले एक अज्ञात समय बीत गया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। प्राचीन चौक में काले कपड़े पहने एक युवक ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं और उसके पूरे शरीर से दूर की आभा निकल रही थी। यह अर्जुन था। इस समय वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इतनी अधिक क्लेश बिजली को अवशोषित करने के बाद उसका जीवन ऋण ऊर्जा से भर गया था। अगर वह आध्यात्मिक तावीज़ों के दाव का उपयोग करके इस ऊर्जा को युद्ध तकनीक में बदल सकता है तो इसकी शक्ति चौंकाने वाली होगी। यहाँ तक कि कुनलुन पर्वतों में भी इसे एक बहुत अच्छा तुरुप का पत्ता माना जाएगा। अर्जुन अपने फटे पुराने कपड़ों और काले काले शरीर की परवाह किए बिना खड़ा हो गया। जलता हुआ आकाश ताड़। अर्जुन ने दहाड़कर एक कदम आगे बढ़ाया। आग की लपटों ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और एक विशाल जलती हुई हथेली अचानक सघन होकर फट गई। अर्जुन ने अपने डेंटियन में सच्ची क्यूई को जुटाया और उसे अपने दाहिने हाथ में डाला। धमाका। हथेली का प्रहार ज्वालामुखी विस्फोट की तरह था जिससे पूरा चौक हिल गया। वूश। प्रचंड हवाएं और लपटें कुछ देर तक चलती रहीं, फिर आखिरकार शांत हो गईं। तभी अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। सच्चा आत्मा क्षेत्र वास्तव में शक्तिशाली है। यदि एकता क्षेत्र एक झील है तो सच्चा आत्मा क्षेत्र एक विशाल नदी है। अब जबकि मेरा डेंटियन 10 गुना से अधिक विस्तारित हो गया है, मैं सच्ची क्यूई के खत्म होने की बहुत अधिक चिंता किए बिना बर्निंग स्काई पाम या हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड का उपयोग कर सकता हूं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह महसूस कर सकता था कि उसका पूरा शरीर शक्ति से भर गया था। बर्निंग स्काई पाम जिसका उसने अभी इस्तेमाल किया था और जिसे उसने एकता क्षेत्र साधक के रूप में इस्तेमाल किया था, उसके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। अभी अगर मुझे फिर से उन संरक्षकों का सामना करना पड़ा तो मैं उन्हें एक ही बार में खत्म कर सकता हूं। उम्मीद है ब्लड एलायंस से निपटने के लिए ये काफी होगा। इस सफलता से मुझे वाकई बहुत फायदा हुआ है। किसने सोचा होगा कि मुझे एकता के दायरे से सच्ची आत्मा के दायरे में पहुंचने में सिर्फ 1 महीने से भी कम समय लगेगा। अगर यह खबर कुनलुन पर्वतों तक पहुंचती तो बूढ़े आदमी, जी सिकमग और यहाँ तक कि संप्रदायों के विशेषज्ञ जो उस समय मुझे नीची नज़र से देखते थे, शायद इतने हैरान हो जाते कि उनके मुंह खुले रह जाते। अर्जुन के होठों पर मुस्कान आ गई और उसकी आंखें चमक उठीं। उस समय अर्जुन का आत्मविश्वास चरम पर था और दुनिया भी उसे उज्जवल लग रही थी। चेन त्यानली धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरी और संतुष्टि में सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, तुमने सांप के पित्ताशय और आत्मा को दबाने वाले सूर्य के विभाजन पत्थर की शक्ति को अवशोषित कर लिया है। मुझे लगा कि तुम्हें सच्चे आत्मिक क्षेत्र तक पहुंचने में 10 दिन से लेकर आधे महीने तक का समय लगेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका है। अब जब तुम सच्चे आत्मिक क्षेत्र में पहुंच गए हो तो मैं तुम्हें कुछ अच्छी तलवार तकनीक सिखा सकता हूं। ऐसा कहने के बाद चेन त्यानली ने अपना हाथ लहराया और आत्मा को दबाने वाला सूर्य विभाजन पत्थर संसार कब्रिस्तान में गायब हो गया। गुरुजी, मैंने पहले ही आत्मा को दबाने वाले सूर्य विभाजक पत्थर की अधिकांश शक्ति को अवशोषित कर लिया है। क्या आपको अभी भी इसकी आवश्यकता है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। चेन त्यानली ने सिर हिलाया और आकाश में तैरती 2 तलवारों को देखा। आत्मा को दबाने वाली तलवार, सूर्य को विभाजित करने वाली तलवार। आना। चेन त्यानली दहाड़ा और दोनों तलवारें उड़कर उसके पास आ गईं। मेरे शिष्य, आत्मा को दबाने वाली तलवार ने पहले ही तुम्हें अपना स्वामी मान लिया है, इसलिए तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि सूर्य को विभाजित करने वाली तलवार भी तुम्हें अपना स्वामी मान ले। अगर दोनों तलवारें तुम्हें पहचान लेंगी तो मैं तुम्हें 2 तलवारों से युद्ध करने की तकनीक सिखाऊंगा, जिससे तुम्हारी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि होगी। जहां तक आत्मा को दबाने वाले सूर्य विभाजनकारी पत्थर की बात है, इसमें अभी भी अवशिष्ट क्षमताएं और प्रभाव हैं जो संसार कब्रिस्तान में शेष विशेषज्ञों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, चौक हिल गया और जिस स्थान पर अर्जुन खड़ा था वह टूट गया। शिष्य, हमने जियांग दाओ पर्वत के सभी खजाने छीन लिए हैं।
प्राचीन आध्यात्मिक सुरक्षा संरचना पहले ही गायब हो चुकी है। ये स्थान आत्मविनाश के करीब है, इसलिए जल्दी से निकल जाओ। जहां तक तलवार की तकनीकों का सवाल है, मैं तुम्हें राजधानी लौटने पर उन्हें सिखाऊंगा। इसके अलावा मैं अब अपनी भौतिक अवस्था को और अधिक नहीं बनाए रख सकता, इसलिए मैं संसार कब्रिस्तान में वापस लौट जाऊंगा। जब आप अपनी तैयारी पूरी कर लें तो मुझे बुलाएं और मैं आपको कुछ बेहतरीन तलवार तकनीक सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चेन त्यानली और 2 तलवारें संसार कब्रिस्तान में प्रवेश कर गईं और काला पत्थर जमीन पर आ गिरा। अर्जुन ने काला पत्थर अपनी जेब में डाला और बाहर भागा। उसकी गति और भी तेज होती जा रही थी। वह अपनी नई शक्ति से बहुत खुश था। इसके कुछ समय बाद अर्जुन ने अंततः जियांग दाओ पर्वत को छोड़ दिया और फिर बाओ पेइमिन और कुछ हुआक्सिया संरक्षकों से टकराया, जो दूरी पर उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो वे सभी दंग रह गए। फिर उन्होंने अपने हाथ जोड़े और कहा, श्री अर्जुन, क्या आपने अपनी एकांत साधना पूरी कर ली है? उन सभी ने अर्जुन की आभा को देखा, जो शक्तिशाली और अकल्पनीय दोनों थी। ऐसा लग रहा था मानो एक ही नज़र उनके जीवन का फैसला करने के लिए काफ़ी थी। अर्जुन ने बाओ पेइमिन की ओर सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि जियांग दाओ पर्वत गायब होने वाला है। चलो जल्दी से यह जगह छोड़ दें। हाँ मिस्टर अर्जुन। फिर उनके आकृतियां पहाड़ से नीचे की ओर भागीं। जब अर्जुन और अन्य लोग पहाड़ की तलहटी में पहुंचे तो जियांग दाओ पर्वत के आसपास का क्षेत्र रेत के तूफान से ढका हुआ लग रहा था। जब बाओ पेइमिन और अन्य संरक्षकों ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने फिर से अर्जुन की ओर देखा और अपनी लार निगल ली। किसने सोचा होगा कि यह युवक जियांग शहर के पवित्र पर्वत को इस तरह नष्ट कर देगा। इसके बाद जियांग शहर के नागरिक संभवतः लंबे समय तक दहशत में डूबे रहेंगे और शायद जियांग दाओ पर्वत का रहस्यमय ढंग से गायब होना भविष्य में किंवदंतियों और कहानियों में वर्णित एक अनसुलझा रहस्य बन जाएगा। यहाँ मौजूद कुछ लोगों के अलावा दुनिया में किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ था। पहाड़ की तलहटी से कुछ ही दूरी पर एक रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी थी। धूल जमने के बाद भी ली जियाचेंग सदमे से उबर नहीं पाया था। जब उसने कार से ये दृश्य देखा तो उसका दिल धड़कना बंद हो गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि जियांग पर्वत पर क्या हुआ था, लेकिन ये तथ्य कि अर्जुन सुरक्षित रूप से पहाड़ से निकल गया था, वहां जो कुछ हुआ उसके परिणाम के बारे में बहुत कुछ बताता था। ली परिवार को हर कीमत पर उसके पक्ष में खड़ा होना था। यदि वे उसे अपमानित करेंगे तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। उसने अभी अभी कार में योजनाएं भी बनाई थीं। अर्जुन हेवनली जस्टिस ग्रुप का मालिक था और ग्रुप के उत्पाद वास्तव में पूरे हुआक्सिया या यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं फैले थे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि जब स्वर्गीय न्याय समूह के विस्तार के संकेत दिखेंगे तो वे समूह का समर्थन करने के लिए ली परिवार की आर्थिक शक्ति का उपयोग करेंगे। ली जियाचेंग कार से बाहर निकला। ड्राइवर ने उसे मास्क देना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वह जल्दी से अर्जुन की ओर चला गया। मिस्टर अर्जुन, मेरी कार वहां खड़ी है और पास में ही मेरा एक होटल है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको वहां ले चलूं? अध्याय 515 निर्दयी। आखिरकार अर्जुन अब थोड़ा अस्त व्यस्त दिख रहा था। स्वाभाविक रूप से सबसे पहले उसे नहाना था। अर्जुन ने अपने रूप पर विचार किया, सिर हिलाया और फिर कार में बैठ गया। जहां तक जियांग दाओ पर्वत के विनाश का सवाल है, यह उसका कोई काम नहीं था कि हुआक्सिया संरक्षक आगे कहाँ जाएंगे। उसे विश्वास था कि बाओ पेइमिन इसे संभालने में सक्षम होगा। होटल पहुंचने के बाद जॉर्डन ने जल्दी से स्नान किया और कस्टम मेड कैजुअल परिधान पहन लिया, जिसे ली जियाचेंग ने बटलर से तैयार करने के लिए कहा था। ली जियाचेंग ने अर्जुन के लिए एक भोज की मेजबानी करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। जब अर्जुन ने अपना बंद फोन निकाला तो उसने पाया कि उसके पास अनगिनत टेक्स्ट मैसेज और मिस्ड कॉल थे। जैसे ही वह एक संदेश पर क्लिक करने वाला था, किसी का फोन आया। ये राजवीर राणा था। अर्जुन ने भौहें सिकुड़ी और कुछ कहने ही वाला था कि राजवीर राणा ने बेचैनी से कहा, हॉल मास्टर, आखिरकार कॉल लग ही गई। हॉल मास्टर, मैं सजा का हकदार हूँ। आखिर हुआ क्या? अर्जुन का स्वर कठोर था। हॉल मास्टर, आपकी माँ के साथ साथ राजधानी में जियांग परिवार को भी कुछ हो गया है। राजवीर राणा ने बिना कुछ छिपाए उसे सब कुछ बता दिया। हालांकि विमला ने उसे सब कुछ छिपाने को कहा था, लेकिन अर्जुन का आदेश ही मायने रखता था। अर्जुन की निगाहें अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गईं और उसके शरीर से लाल रोशनी निकलने लगी। होटल में हर चीज उसकी हत्या की मंशा से ग्रस्त थी। फर्नीचर टूट गया और जमीन पर दरारें पड़ गईं। जब कॉल खत्म हुई तो अर्जुन की नज़र एक खास दिशा में केंद्रित थी। राजधानी की दिशा स्थित था। चाहे तुम कोई भी हो, तुम्हें मेरी माँ को छूने का कोई अधिकार नहीं है। जो मेरी माँ का अपमान करते हैं वे मौत के हकदार हैं। रेन कियुन, तुम्हारे पीछे का संप्रदाय भी तुम्हें नहीं बचा सकता।
तो क्या हुआ अगर तुम कुनलुन पर्वतों से एक विशेषज्ञ हो? अंत में तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य मेरे लिए एक कदम बनना है। अर्जुन के हृदय में जो क्रोध था उसे कोई नहीं समझ सका। वह राजधानी से कुछ ही दिनों के लिए बाहर गया था, फिर भी किसी ने उसकी मां को चोट पहुंचाने की हिम्मत की थी। ये व्यक्ति मौत को दावत दे रहा था। जब वह गुस्से में था तभी एक और फोन आया। यह विद्या थी। अर्जुन, मैं डाक हॉल के कुछ लोगों के साथ जियांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है कि राजधानी में क्या हुआ था। जल्दी आओ, निजी जेट जल्द ही उड़ान भरेगा। ठीक है। जॉर्डन ने फोन रख दिया और पुनः ली जियाचेंग की रोल्स रॉयस में बैठ गया। श्री अर्जुन, आप कहाँ जाना चाहेंगे? जियांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जितनी जल्दी हो सके। अर्जुन के स्वर में द्वेष की झलक थी। ली जियाचेंग स्वाभाविक रूप से अर्जुन के शरीर से निकलने वाले क्रोध को महसूस कर सकता था और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। राजधानी में सूरज डूब रहा था। इस समय जियांग परिवार का निवास अत्यंत शांत था। जियांग वेंतियन और घायल जयंत जोशी लिविंग रूम के दोनों ओर बैठे थे, उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। वे यहाँ बचे हुए एकमात्र 2 लोग थे, क्योंकि उन्होंने बाकी सभी को भेज दिया था। पहले तो उनकी आंखों में केवल अंतहीन क्रोध था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके क्रोध की जगह निराशा ने ले ली। एक चींटी के लिए पेड़ को हिलाना कितना कठिन था। काफी देर बाद जियांग वेंटियन ने धीमी आवाज में कहा, जियानफेंग, मैं फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय का शिष्य हूँ और एल्डर रेन के साथ मेरा कुछ रिश्ता है। भले ही मैं सिस को न सौंपूं, वह मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। जयंत जोशी ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह कमजोर और थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। बड़े भाई, रेन कियुन ने कहा कि वह चाहता है कि बहन माफी मांगे। मैं उसकी ओर से माफी मांगूंगा। कुनलुन पर्वतों में खुद को स्थापित करना आपके लिए आसान नहीं था। मुझे ही उसके पापों का भार उठाना चाहिए। जियांग वेंतियन ने मेज पर जोर से पटक दिया और खड़ा हो गया। जियानफेंग, तुम्हें मुझे जिम्मेदारी उठाने देनी चाहिए। मैं यहाँ बड़ा भाई हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो। क्या तुमने पिताजी के बारे में सोचा है? पिताजी अब कोमा में हैं और उनकी चोटें बहुत गंभीर हैं। तुम्हें अब उनके साथ जाना होगा। खुद को बलिदान करने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग परिवार को अभी भी हुआक्सिया में परिवार का झंडा उठाने के लिए किसी की जरूरत है। जयंत जोशी कुछ नहीं बोले। उन्होंने आसमान में छाए लाल बादलों को देखा, जो खून की तरह लाल थे। ऐसा लग रहा था कि वे जियांग परिवार के भाग्य का पूर्वानुमान लगा रहे थे। अचानक उसे खूनी अजगर का ख्याल आया। अगर अर्जुन वापस आ जाए तो क्या वे बच जाएंगे? ये सोचते हुए उसने वेंतियन से कहा, बड़े भाई, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे पहले भी किसी का जिक्र किया था? बहन का बच्चा अर्जुन। आप इस व्यक्ति के बारे में अभी क्यों बात कर रहे हैं? जियांग वेंतियन ने भौहें सिकोड़ी। मुझे पता है कि इस बच्चे की प्रतिभा खराब नहीं है, लेकिन एल्डर रेन और अन्य लोग उसे बिना उंगली उठाए भी मार सकते हैं। बहन का परिवार पहले से ही मुश्किल में है। क्या आप उसके बच्चे को जोखिम उठाने देंगे? जियांग वेंतियन की नज़र में, यद्यपि उसने अर्जुन की कथा के बारे में सुना था, ये स्पष्ट था कि यह अतिशयोक्तिपूर्ण था। भले ही अर्जुन के पास सचमुच हुआक्सिया संरक्षकों को मारने की क्षमता थी और वह इतना शक्तिशाली था कि वह पराजय था, फिर भी पतन तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों के सामने ये हाथी की तुलना चींटी से करने जैसा था। जब जयंत जोशी ने ये सुना तो उन्हें गहरी सांस आई। उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। तभी लिविंग रूम के गंभीर और शांत माहौल को तोड़ते हुए कुछ आकृतियां अंदर आईं। वे रेन कियुन और फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के अन्य बुजुर्ग थे। हत्या की मंशा से लिविंग रूम भर गया। रेन कियुन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आध्यात्मिक भावना को फैलाया। उसने स्वाभाविक रूप से पाया कि ये जियांग परिवार के निवास में 2 लोग थे। जियांग वेंतियन को देखते ही उसकी आंखें ठंडी हो गईं। जियांग वेंटियन, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? न केवल तुम उस व्यक्ति को वापस नहीं ला पाए जिसे मैं चाहता था, बल्कि तुमने जियांग परिवार से सभी को भी दूर कर दिया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? मत भूलना, फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्गों को फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के शिष्यों को मारने का अधिकार है। उसकी आवाज ठंडी थी और लिविंग रूम का तापमान कुछ डिग्री गिर गया। जियांग वेंटियन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, बड़े रेन, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं या मुझे काटना चाहते हैं तो हर हाल में ऐसा करें। जयंत जोशी भी खड़े हो गए और ठंडे स्वर में बोले, बड़े रेन, मैं जियांग परिवार का प्रतिनिधि हूँ। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। बड़े भाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं विमला की जान के बदले अपनी जान देने को तैयार हूँ। रेन कियुन ने दोनों भाइयों को ठंडी निगाहों से देखा और अचानक हंस पड़ा। उसकी मुस्कान भयावह और क्रूर थी।
जाने से पहले मैंने ये स्पष्ट कर दिया था कि मैं सूर्यास्त से पहले उस कुतिया को देखना चाहता हूँ, अन्यथा जियान परिवार को सभी परिणाम भुगतने होंगे। तुम्हें इसके परिणामों को गलत समझना चाहिए था। मैं उसकी जगह कोई और जीवन नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि पूरा परिवार उसकी बदतमीजी की कीमत चुकाए। तुम दोनों में से कोई भी इसका परिणाम नहीं भुगत सकता। अगर तुम उस कुतिया को नहीं सौंपोगे तो जियान परिवार का हर व्यक्ति मर जाएगा। अन्यथा भविष्य में लोग फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय को कैसे देखेंगे? ये सुनकर जयंत जोशी और जियांग वेंटियन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एल्डर रेन इतने निर्दयी होंगे। वह सिर्फ इस मामले की वजह से जियांग परिवार को नष्ट करना चाहता था। ये तो बहुत ज्यादा था। जियांग वेंटियन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसने कहा, एल्डर रेन, आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं कुनलुन पर्वत पर वापस जाऊंगा और संप्रदाय के गुरु को इसकी रिपोर्ट करूंगा। रेन कियुन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वेंटियन, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता था। तुम सांसारिक मामलों में इतने अंधे क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें संप्रदाय में वापस जाने दूंगा? चूंकि मैंने वह व्यक्ति नहीं देखा है जिसे मैं देखना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम दोनों से शुरुआत करूंगा। बड़े झू, इन दो लोगों को नीचे ले जाओ। अध्याय 516। रेन कियुन के निर्देश सुनकर बगल में खड़े एल्डर झू कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्णायक रूप से हमला कर दिया। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव ने उन्हें घेर लिया। जियांग वेंटियन और जयंत जोशी ने अपनी तलवारें खींच लीं और एक दूसरे की ओर देखने लगे। जियान फेंग, तुम और मैं पहले कभी साथ साथ नहीं लड़े हैं। इस बार हम सम्मान के साथ मरेंगे और जियांग परिवार के लिए लड़ेंगे। कम से कम जियांग परिवार में कायल लोग नहीं हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वे दोनों आगे बढ़कर आक्रमण का सामना करने के लिए आगे बढ़े। शक्तिशाली एल्डर झू का सामना करते हुए वे दोनों पीछे नहीं हटे। वे क्रूर जानवरों की तरह एल्डर झू पर टूट पड़े। उनके पास अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि उसने पहले ही उन्हें नाराज कर दिया था, इसलिए बेहतर होगा कि वे पूरी ताकत से हमला करें। एल्डर झू ने भी एक कृपाण निकाली जो हवा में खतरनाक तरीके से घूमी और फिर दोनों तलवारों से टकरा गई। धमाका! उसी समय टक्कर से उत्पन्न तरंगें फैल गईं, जिससे कमरे में रखा फर्नीचर नष्ट हो गया। बहते हुए तलवार क्यू ने जियांग वेंटियन और जयंत जोशी को कमजोर कर दिया। हालांकि एल्डर झू भी बिना किसी चोट के नहीं बचे और उन्हें एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद वे पुनः भिड़ गए, उनके हथियार झंझनाने लगे तथा उनकी आकृतियां टिमटिमाने लगीं। जियांग वेंटियन और जयंत जोशी के चेहरे पीले पड़ गए थे। वे दोनों पहले ही अपनी सीमा से आगे निकल चुके थे। हालांकि ताकत में अंतर बहुत ज्यादा था। इसके अलावा वे कल ही घायल हो चुके थे। इस प्रकार ये जल्द ही स्पष्ट हो गया कि जियांग वेंटियन और जयंत जोशी की आभा धीरे धीरे दब रही थी और वे पीछे हटने लगे। धीरे धीरे उनकी तलवार के वार की ताकत कमजोर हो गई। जियांग वेंटियन, हार मान लो। अपने जियांग परिवार के जीवन के बदले में एक महिला का जीवन सार्थक है, एल्डर झू ने कहा। असंभव! गहरी सांस लेने के बाद जियांग वेंटियन गुस्से से चिल्लाया। एक लंबी चीख के साथ जियांग वेंटियन के चारों ओर की असली ऊर्जा उसकी तलवार में बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। धमाका! अत्याचारी ऊर्जा की एक और लहर फूट पड़ी। हालांकि ये बेकार था। एल्डर झू की तलवार के वार और भी ज्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने उन्हें बिना किसी शोर शराबे के दबा दिया। नहीं! जियांग वेंटियन ने गुस्से से दहाड़ लगाए और उसके शरीर से खून बहने लगा। वह टूटी डोरी वाली पतंग की तरह था जिसे तूफान ने उड़ा दिया था। जयंत जोशी हमला करने ही वाले थे कि रेन कियुन, जो किनारे से लड़ाई देख रहे थे, उनके सामने आ गए। एक साधारण चींटी भी विरोध करना चाहती है। चले जाओ! जयंत जोशी भी उड़ गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं। दोनों की हालत बेहद दयनीय थी। रेन कियुन ने उन दोनों की तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। उसके हाथ में पहले से ही एक तलवार दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें निर्दयी और ठंडी थीं। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। कत्लेआम की शुरुआत होगी तुम दोनों। रेन कियुन के हाथ में तलवार उतरने ही वाली थी कि एक ठंडी आवाज गूंजी। रुकना! सभी लोग चौंक गए जब उन्होंने एक महिला को बाहर से अंदर आते देखा। विमला! घायल जियांग वेंटियन और जयंत जोशी की आंखें सिकुड़ गईं और वे दहाड़ते हुए बोले, बहन, तुम यहाँ क्यों हो? भागो! वे क्रोधित हो गए। वह यहाँ मरने क्यों आई थी? विमला ने उन दोनों की तरफ देखा और भावुक हो गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और रेन कियुन की तरफ देखा। मैंने ही यह मामला शुरू किया है, इसलिए मुझे ही इसे खत्म करना चाहिए। मैं सारे परिणाम भुगत लूंगा। जियांग परिवार को अकेला छोड़ दो। रेन कियुन के होठों पर ठंडी मुस्कान भयावह थी। अपने हाथ की एक लहर के साथ दरवाजा बंद कर दिया गया था।
मुझे खेद है, लेकिन मैंने अपना विचार बदल दिया है। जियांग परिवार ने मुझे निराश किया है, इसलिए अब उनके अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि यदि आप मेरे सामने घुटने टेकने को तैयार हैं, तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। रेन कियुन का स्वर दुष्ट और भयावह था। ये सुनकर विमला की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने दांत पीसकर अपने दोनों भाइयों की ओर देखा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के घुटनों के बल बैठ जाने का फैसला किया। मुझे आशा है कि आप अपना वादा निभाएंगे। ये दृश्य देखकर रेन कियुन के चेहरे पर संतोष की तस्वीर उभर आई। यही वह चीज थी जो उसे पसंद थी, दूसरों के भाग्य का नियंत्रण। पूरे हुआक्सिया में उसे रोकने की हिम्मत कौन करेगा। हालांकि विमला के घुटने टेकने से पहले ही कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। दरवाजा टूट गया और एक गर्जना से आकाश हिल गया। सभी की नजरें दरवाजे की ओर गईं, तो देखा कि साधारण कपड़े पहने एक युवक वहां खड़ा था, जिसकी आंखें ठंडी और लाल थीं। अर्जुन यहाँ था। जयंत जोशी और विमला की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इस समय प्रकट हो जाएगा। अर्जुन ने अपनी भुजाएं हिलाईं और जमीन से हवा की एक अदृश्य लहर उठी, जिसने उसकी मां को घुटनों के बल बैठने से रोक दिया। फिर उसने जयंत जोशी और जियांग वैंटियन को देखा और पाया कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सच कहूं तो वह अपने जीवन में कभी इतना क्रोधित नहीं हुआ था, और अब वह अपनी हत्या की मंशा को नियंत्रित नहीं कर सकता था। वह रेन कियुन की ओर चला गया और उसकी बर्फीली आवाज गूंजी, आज कोई भी जियांग परिवार को छू नहीं सकता है, और आप में से किसी को भी मेरी मां को घुटने टेकने का अधिकार नहीं है। तुम्हें ही घुटने टेकने चाहिए। उसकी नारकीय निगाहें फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्गों, विशेष रूप से रेन कियुन की ओर उठीं। और तुम कौन होते हो ऐसे दुस्साहसिक शब्द कहने वाले? बड़े झूने भौहें सिकुड़ीं। अर्जुन विमला के पास गया और उसके सामने खड़ा हो गया। मैं कौन हूँ? अर्जुन ने एक क्षण रुककर कहा, मैं उसका पुत्र हूँ, अर्जुन, जिसकी नश्वर जड़ें हैं, जिसके बारे में तुम हंस रहे थे। ये सुनकर एल्डर झू मुस्कुराए। हालांकि उन्हें लगा कि अर्जुन की आभा में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इसके बजाय उन्होंने कहा, नश्वर जड़ों वाला व्यक्ति यहाँ मरने के लिए आया है। रेन कियुन ने यह भी कहा, छोटे कमीने, ऐसा लगता है कि तुम अपनी माँ का गौरव भुनाने की कोशिश कर रहे हो। सच में कचरा कचरा ही पैदा करता है। क्या तुम नहीं जानते कि अहंकार शक्ति की नींव पर बना होता है? अर्जुन ने रेन कियुन को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने जयंत जोशी और जियांग वैंटियन की ओर देखा और पूछा, मेरे दो चाचाओं को किसने घायल किया? खड़े हो जाओ, घुटने टेको और अपना सिर काट दो। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, माहौल एकदम शांत हो गया और सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। एक गिरे हुए तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग को घुटने टेककर अपना सिर काटने के लिए कहना। ये बच्चा पागल था। हालांकि जियांग वेंटियन ने अर्जुन को पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी उसे यकीन था कि इस लड़के का स्वभाव उसकी बहन से भी बदतर था। अर्जुन, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें तुम दखल दे सको। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपने सामने बैठे बुजुर्गों की ओर देखा और एक एक शब्द कहा, मैं आखिरी बार कहूंगा। जिसने भी ये किया है, आगे बढ़ो। 1 सेकंड, 2 सेकंड। अंत में एल्डर झू ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें ठंडी थीं। छोटे कमीने, मैंने ये किया, लेकिन तो क्या? हुआक्सिया में तुम पहले व्यक्ति हो जिसने हमारे सामने घमंडी होने की हिम्मत की, और तुम आखिरी होगे। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, अर्जुन आगे बढ़ गया। अध्याय 517। उसने ड्रैगन स्लेयर तलवार निकाली और स्वर्ग विभाजन तलवार की पहली तलवार चाल का प्रयोग किया। छिपे हुए ड्रैगन ने स्वर्ग को नष्ट कर दिया। एजो ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक का उपयोग करते हुए अर्जुन ने हमला करने की पहल की। जैसे ही उसकी तलवार लाल हो गई, उसकी तलवार एल्डर झू की ओर बढ़ी। एक तेज तलवार क्यूई प्रकट हुई और आगे की ओर बढ़ी, क्योंकि उसने अपनी असली क्यूई तलवार में डाल दी थी। जैसे ही तलवार की क्यूई प्रचंड तूफान की तरह हवा में फटी, दुनिया मानो जम सी गई। यद्यपि वे कुछ मीटर की दूरी पर थे, लेकिन रेन कियुन और फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के अन्य बुजुर्ग अर्जुन की आभा को महसूस करके अपने भाव बदलने से खुद को नहीं रोक सके। सच्चा आत्मा क्षेत्र नहीं, ये तलवार का वार और आभा सच्चे आत्मा के दायरे से कहीं आगे निकल गई। अर्जुन की तलवार के प्रहार से संघनित हुई तलवार की क्यू कितनी भयावह! ये संभवतः चौथे स्तर के सच्चे आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के पूर्ण शक्तिशाली हमले से कमतर नहीं था, है ना? अर्जुन ने ये कैसे किया? भाड़ में जाओ। अर्जुन की शक्तिशाली तलवार क्यूई का सामना करते हुए एल्डर झू को चीजों को गंभीरता से लेना पड़ा। अर्जुन की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। उसने वार को रोकने के लिए जल्दी से अपनी तलवार उठाए। डिंग कच! एक क्षण में एक हल्की टक्कर की आवाज सुनाई दी, क्योंकि अर्जुन की हिंसक तलवार क्यू तलवार से टकरा गई और फिर उसे तोड़ दिया। बुजुर्ग झू के शरीर ने हिलना बंद कर दिया। कुछ सेकंड बाद
प्लॉप, उसका सिर गिर गया और उसका शरीर जमीन पर गिर गया तथा जमीन खून से सन गई। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। इस समय सभी लोग दंग रह गए। किसने सोचा होगा कि एक 20 वर्षीय युवक फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के एक बुजुर्ग को हरा पाएगा। जयंत जोशी और जियांग वेंटियन दंग रह गए और विमला भी। रेन कियुन चुपचाप जमीन पर जड़वत खड़ा रहा। वह अर्जुन को घूरता रहा। वह इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सचमुच घटित हुआ था। एल्डर जू को मारने के बाद अर्जुन की नज़र रेन कियुन पर पड़ी। रेन कियुन, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। घुटनों के बल बैठो, खुद को 10 बार थप्पड़ मारो और फिर मेरी माँ से माफ़ी मांगो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जाने देने पर विचार करूंगा। इस समय अर्जुन के शब्द दबंग और दबंग थे। ये स्पष्ट था कि उसे रेन कियुन की स्थिति या अधिकार की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि रेन कियुन को एक पल के लिए डर लगा, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से समझौता नहीं करेगा। उसने एक छोटे बच्चे से डरने से इनकार कर दिया। उसने अपनी तलवार निकाली और अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। छोटे कमीने, मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। रेन कियुन ने तुरंत ही फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय की अंतिम तकनीक 9 स्वर्ग तलवार का अवतरण शुरू कर दिया। हिंसक तलवारबाजी की मंशा संघनित हो गई और तेज हवाएं घूमने लगीं। इसके बीच रेन कियुन बेहद शक्तिशाली दिख रहा था। यह क्या बेकार तलवार तकनीक है? तो ठीक है, ये सिर्फ इसलिए हुआ कि मैं असंख्य दाओं निर्वाण तलवार का परीक्षण करना चाहता हूं जो मास्टर ने मुझे अभी अभी सिखाई है। बेरजुन ने अपनी तलवार से वार किया। उसी समय उसके शरीर के चारों ओर की सच्ची क्यूई एक धार की तरह उमड़ी और उसकी तलवार के साथ मिल गई। चेन त्यानली ने उसे ये तलवार चाल तब सिखाई थी जब वह वापस उड़ान भर रहा था। हालांकि यह सिर्फ एक तलवार चाल थी, लेकिन ये काफी थी। स्वूश, जैसे ही तलवार चलती उससे प्रचंड हवाएं चलने लगती जो आकाश में भर जाती। ये चाल बहुत शक्तिशाली है। उस क्षण तलवार क्यों एक आकाशगंगा की तरह उतरी। नहीं, रेन कियुन की 9 स्वर्गों की तलवार सीधे फट गई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका शरीर अचानक चोटों से भर गया था। वह अविश्वसनीय रूप से सदमे में था, लेकिन अब वह केवल अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध कर सकता था। उसे इस स्थिति में लाने के लिए एक तलवार की चाल ही काफी थी। ऐसा राक्षसी विशेषज्ञ कहाँ से निकला था? नश्वर जड़ें। अगर इस कमबख्त बच्चे की जड़ें नश्वर थीं, तो दुनिया में हर किसी की जड़ें नश्वर होंगी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। भयावह माहौल ने लिविंग रूम को उल्टा पुल्टा कर दिया। हर जगह धूल उड़ गई और आकाश में बिजली चमक उठी। घुटने टेकना, अर्जुन की ठंडी आवाज गूंजी। रेन कियुन के मुंह से ताज़ा खून बहने लगा और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। कच, एक तीखी आवाज गूंजी और उसके हाथ की तलवार टूटने लगी। ये तो पता ही था कि यह तलवार एक आध्यात्मिक कलाकृति थी जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। फिर भी यह हुआक्सिया जैसी पिछड़ी जगह में लड़ाई के दौरान किसी तरह टूट गई थी। ये कैसे संभव हुआ? उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। अर्जुन की शक्ति के विस्फोटक बल के तहत रेन कियुन के पैर मुड़ गए और वह अर्जुन द्वारा तब तक दबाया गया जब तक कि वह जमीन पर घुटने टेक नहीं गया। अपने आप को थप्पड़ मारो, अर्जुन ने रेन कियुन को दबाते हुए चिल्लाया। रेन कियुन की आंखें लाल हो गई थीं क्योंकि उसने हार मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि वह बस इतना ही कर सकता था। वह अपने सामने खड़े युवक के सामने खड़ा नहीं हो सकता था। इसके बारे में सोचना भी मत। ये सुनकर अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं और वह एक कदम आगे बढ़ा और फिर रेन कियुन को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज बहुत तेज और स्पष्ट थी। हिंसक शक्ति के कारण रेन कियुन के मुंह से खून की एक बूंद निकल गई। वह अत्यंत दयनीय स्थिति में था। रेन कियुन ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, मैं फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय का एक बुजुर्ग हूं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन ने उसे फिर से थप्पड़ मार दिया। इस बार तो उसके दांत भी टूट गए, जिससे उसका मुंह खून से लथपथ और चोटिल हो गया। फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के बारे में बात मत करो। अगर तुम्हारा संप्रदाय गुरु यहाँ है, तो भी अगर उसने मेरी मां को छुआ तो उसका भी वही हश्र होगा जो तुम्हारा होने वाला है। फिर अर्जुन ने उसे फिर से थप्पड़ मारा, जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया। वह 6 से 7 मीटर दूर उड़ गया और पास की दीवार से जा टकराया। अर्जुन का क्रोध कौन सह सकता था? 3 थप्पड़ों के बाद रेन कियुन लगभग मौत के कगार पर पहुंच गया था। वह कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गया था। इतना बेकार। अर्जुन फिर से रेन कियुन के सामने आया और उसने उसकी गर्दन पकड़ ली, उसे ऊपर उठाया और उसे जोर से नीचे पटक दिया। टकराना। इस प्रहार से रेन कियुन बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया और वह दर्द से कराह उठा। अर्जुन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रेन कियुन ने हृदय विदारक ढंग से दहाड़ लगाए। धमाका। अर्जुन ने रेन कियुन को बेरहमी से लात मारी। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा था।
ये दृश्य देखकर सभी को ऐसा लगा जैसे वे स्वप्न में हों। अर्जुन बहुत भयानक था। अध्याय 518 रेन क्यून फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय में सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था या हल्के में नहीं लिया जा सकता था। हालांकि अर्जुन ने ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व को कुचल दिया था। पतित तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग जिन्होंने सब कुछ देखा, वे सभी स्तब्ध थे और अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गए। उनकी आंखें अर्जुन की आकृति पर टिकी थीं। जैसे ही वे सांस ले रहे थे, वे ये भी देख पा रहे थे कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनका गला घोंट रही है। पागल। इस समय रेन क्यून लगातार खून थूक रहा था, क्योंकि उसकी चोटें लगातार बढ़ती जा रही थीं। जैसे ही वह बोलने वाला था, एक बड़ा सा ताड़ का पेड़ उसकी दृष्टि के क्षेत्र में आया। एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा और वह फिर से उड़ गया। क्रोधित होकर उसने एक औषधीय गोली निकाली और उसे खा लिया। जैसे ही गोली उसके मुंह में गई, उसके घायल शरीर को आराम महसूस हुआ। हालांकि इस समय अर्जुन एक बार फिर उसके सामने आ गया था। इस समय रेनक्यू की आंखें भय से भरी हुई थीं। वह वास्तव में घबरा रहा था। मुख्य समस्या ये थी कि उसके पास अर्जुन का विरोध करने का कोई साधन नहीं था। ये हुआक्सिया था, कुनलुन पर्वत नहीं। ऐसा विशेषज्ञ यहाँ क्यों आया होगा? अर्जुन ने हमला जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने चुपचाप अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे अपने मुंह में रख लिया। जब उसने सिगरेट जलाई तो धुआं उसके चारों ओर घूमने लगा। 4 और थप्पड़। तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे क्या करना है। अर्जुन की उदासीन आवाज गूंजी, जिसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक देवता जो एक नश्वर पर निर्णय सुना रहा है। रेन की उनकी आंखें लाल हो गई थीं। उसने एक एक शब्द कहा, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? भले ही आपकी ताकत राक्षसी हो, लेकिन आपके लिए एक पूरे संप्रदाय के खिलाफ खड़ा होना असंभव है। कुनलुन पर्वतों का फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय अपने लोगों की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध है। तुमने मुझे इस हद तक चोट पहुंचाई है, जिसके कारण मैं शिष्य भर्ती पूरी नहीं कर पाया। तुम्हारे कार्यों के कारण पूरी राजधानी को माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ सकता है। अर्जुन से यह कहने के बाद रेन कियुन ने जलती हुई निगाह से जियांग वेंतियन को देखा। फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में जियांग वेंतियन इस कथन की पुष्टि करने के लिए सबसे योग्य थे। जियांग वेंतियन, अर्जुन कुनलुन पर्वत के नियमों को नहीं जानता, लेकिन तुम जानते हो। फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु क्रोधित हो जाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि वह इसे संभाल सकता है, या क्या तुम्हें लगता है कि हुआक्सिया इसका सामना कर सकता है? जियांग वेंतियन कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया। उसे मामले की गंभीरता का पता था, इसलिए भले ही वह रेन कियुन को मारना चाहता था, लेकिन वास्तव में कुछ चीजें ऐसी थीं जो नहीं की जा सकती थीं। अर्जुन रेन कियुन को कुचल सकता था, लेकिन क्या वह पूरी फॉलन स्वॉर्ड को कुचल सकता था? संप्रदाय। पतित तलवार संप्रदाय के 100 विशेषज्ञ, आंतरिक और बाहरी गर्भगृह, एल्डहॉल संप्रदाय गुरु और पूर्वज सभी ऐसे अस्तित्व थे जिनका अर्जुन सामना नहीं कर सकता था। यदि वे अल्पकालिक संतुष्टि के प्रति अंधे हो जाएं तो अंततः वे सब कुछ खो देंगे। अब हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया और कुनलुन पर्वत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सब कुछ सोचने के बाद जियांग वेंतियन ने अर्जुन की ओर देखा और सलाह दी, अर्जुन, चलो इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। तुम कुनलुन पर्वत के बारे में कुछ बातें नहीं समझते। अगर उन बड़े लोगों को इस बारे में पता चल गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। अर्जुन, कृपया अंकल की बात सुनो और रुक जाओ। हालांकि अर्जुन ने जियांग वेंतियन की बातों को नजरअंदाज कर दिया और वह रेन कियुन को भयावह नजर से देखता रहा। रुकना? वह कैसे रुक सकता था? यदि वह जियांग दाओ पर्वत पर एक दिन और रुक जाता तो हालात कैसे बदलते? उसकी माँ इस व्यक्ति के सामने घुटने टेक देती और उसकी आध्यात्मिक जड़ उसके शरीर से निकाल दी जाती। इससे वह अपंग हो जाती या उसकी मृत्यु भी हो जाती। यह अर्जुन का दुष्स्वप्न था। वह इस दुष्ट को कैसे क्षमा कर सकता था? तो क्या हुआ अगर यह फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय था? भले ही यह कुनलुन पर्वतों का एक शीर्ष स्तरीय संप्रदाय था, अर्जुन का रवैया वही रहेगा। वह कुनलुन पर्वत को नहीं समझ पाया। हाँ, कुनलुन पर्वतों में 5 साल रहने के दौरान उसने हर तरह के दर्द और ठंड का अनुभव किया था। वह अच्छी तरह जानता था कि कुनलुन पर्वत कैसे काम करते हैं। जियांग वेंतियन ने अर्जुन की तरफ देखा और उसे पता चल गया कि वह सब कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए उसने विमला की तरफ रुख किया। वह अकेली थी जो अर्जुन का मन बदल सकती थी। बहन, कृपया उसे मना लो। क्या आप ध्रुव मल्होत्रा को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? कुनलुन पर्वत में प्रवेश करना अपरिहार्य है। यदि आप फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय को अपमानित करते हैं तो केवल नुकसान ही होगा और कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन कुनलुन पर्वत के नियम ऐसे ही हैं।
विमला ने जब ये सुना तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। कुछ सेकंड तक झिझकने के बाद वह अर्जुन के पास गई और धीरे से बोली, छोटे चेन, चलो इसे भूल जाते हैं। मुझे या जियांग परिवार को कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा तुमने उसे पहले ही सबक सिखा दिया है। जब अर्जुन ने देखा कि विमला उसे मनाने आई है तो उसने अपने हाथ की सिगरेट बुझा दी और उसकी आंखें थोड़ी नर्म हो गईं। माँ, आपकी चोटें कैसी हैं? फिर उसने संसार कब्रिस्तान से औषधीय तरल पदार्थ की एक बोतल निकाली और उससे कहा, माँ, पहले इसे पी लो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। वह महसूस कर सकता था कि उसकी माँ बहुत पीड़ा झेल रही थी। विमला ने औषधियुक्त द्रव्य लिया और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने अपने शब्द निगल लिए। वह अर्जुन के गुस्से को समझती थी। एक बार जब वह कुछ तय कर लेता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। हालांकि निश्चित रूप से उनके अपने विचार थे। उसे अपने बेटे पर भरोसा था। माँ, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। हमारा मल्होत्रा परिवार किसी भी ताकत से नहीं डरता, यहाँ तक कि कुनलुन पर्वतों से भी नहीं। कुछ खतरे अगर खत्म नहीं किए गए तो सिर्फ बढ़ेंगे और हमें पीछे से काटेंगे। उस समय हम बर्बाद हो जाएंगे। ये कहने के बाद अर्जुन धीरे धीरे रेन कियुन की ओर चला गया। रेन कियुन की आंखें सिकुड़ गईं और वह भागना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि एक अदृश्य शक्ति उसे रोक रही थी। अर्जुन, अपनी गलतियों को और मत बढ़ाओ। आप जो कर रहे हैं उससे हुआक्सिया की मार्शल आर्ट की दुनिया को नुकसान होगा। रेन कियुन सिर्फ कुछ कदम चलकर कोने तक पहुंच पाया था। उसके शरीर से अभी भी खून बह रहा था। अर्जुन ने अपनी चाल रुकी और कहा, 4 और थप्पड़। घुटने टेककर माफी मांगो, फिर मैं खुद तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ें उखाड़ लूंगा। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। यह अर्जुन का सिद्धांत था। रेन कियुन को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन ऐसा कहेगा। क्या वह पागल था? एक बार जब कोई साधक इस चीज को खो देता है तो वह अपन से अलग नहीं होता। हालांकि वह भूल गया था कि उसने कुछ क्षण पहले विमला के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया था। अर्जुन, तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। जब तक तुम मुझे जाने देने को तैयार हो, मैं कसम खाता हूं कि मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। यह एक जीत वाली स्थिति है, रेन कियुन ने उत्साह से कहा। जीत की स्थिति? ठीक है, ठीक है, मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूं। जब अर्जुन ने यह सुना तो वह ठंडी सांस लेने लगा। उसने एजियो ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक को सक्रिय किया और रेन कियुन के सामने प्रकट हुआ। उसने फिर से रेन कियुन की गर्दन पकड़ ली। उसका दाहिना पैर अचानक ताकत से फट गया। कच! रेन कियुन का एक घुटना अर्जुन ने कुचल दिया और रेन कियुन एक पैर पर बैठ गया। एक पीड़ादायक और भयभीत आवाज गूंजी। अध्याय 519। मैंने तुम्हें घुटने टेकने के लिए कहा था, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। अर्जुन ने फिर से अपना पैर पटका और रेन कियुन के दूसरे घुटने को तोड़ दिया, जिससे उसे विमला के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। अभी 4 थप्पड़ और लगने हैं। तुम खुद को थप्पड़ मारना चाहती हो या मैं मारूं? रेन कियुन ने अपने शरीर में दर्द सहा। उसने ऐसा अपमान कब सहा था? हालांकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसने कुछ सोचा और बाकी बुजुर्गों की तरफ देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, ये बच्चा संप्रदाय के खिलाफ जाने की योजना बना रहा है। क्या तुम लोग हमला नहीं करोगे? तलवारों की कतार बनाओ और उसे मार डालो। जब फॉलेन स्वॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्गों ने ये सुना तो उन्हें पता चल गया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। अब इस स्थिति से बचने का एकमात्र तरीका संप्रदाय के फॉलेन स्वॉर्ड फॉर्मेशन का उपयोग करके अर्जुन को मारना था। रेन कियुन गुस्से से दहाड़ा और यहाँ तक कि खून का सार मुंह में थूकते हुए बोला, जल्दी करो, मेरे खून का सार इस्तेमाल करो। अगर तुमने इस बच्चे को नहीं मारा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही रक्तसार प्रकट हुआ, फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्गों की आंखें गंभीर हो गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी उंगलियों से हाथ की मुहरें बनानी शुरू कर दीं। उनकी कमर और पीठ पर लगी तलवारें बाहर तैरने लगीं और साथ ही उन्होंने अपने रक्तसार की बूंदें बाहर निकालीं, जो रेन की उनके रक्तसार के साथ मिल गईं। एक रक्त रंग की तलवार संघनित। फॉलन स्वॉर्ड फॉर्मेशन हमारी संयुक्त शक्ति का चरमोत्कर्ष है। ये हजारों लोगों को मार सकता है। पूरा प्रांगण और बैठक कक्ष ऐसे हिल गया मानो कोई अजीब घटना दुनिया पर उतरने वाली हो। जब जियांग वेंटियन ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जल्दी से कहा, अच्छा नहीं, ये फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के 10 महान आक्रामक समूहों में से एक है। अर्जुन, सावधान रहो। इस संरचना से जो शक्ति प्रस्फुटित हुई वह रेन की उनकी व्यक्तिगत शक्ति से कहीं अधिक थी। 3 साल पहले जियांग वेंटियन ने व्यक्तिगत रूप से कई बुजुर्गों को इस संरचना का उपयोग करके एक अमर आरोही क्षेत्र विशेषज्ञ को मारने के लिए देखा था। ये बिल्कुल सहज था। इस बार अर्जुन मुसीबत में था। जियांग वेंटियन मदद करना चाहता था लेकिन वह शक्तिहीन था।
गिरती तलवार की संरचना ने हवा के ऐसे झोंके पैदा किए कि अर्जुन को घेर लिया। आकाश में ठंडी तलवार राक्षसी हत्या की मंशा से भरी हुई थी, जो अर्जुन को नष्ट करने की धमकी दे रही थी। जब रेनक्यून ने यह दृश्य देखा तो उसे अपनी चोटों की चिंता नहीं रही और वह भयावह रूप से हंसा। अर्जुन, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि तुम बहुत मजबूत हो। हालांकि भले ही तुम हुआक्सिया के शीर्ष पर हो, तुम केवल कुनलुन पर्वत के तल पर ही संघर्ष कर सकते हो। फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय का सबसे मजबूत पहलू तलवार की तकनीक नहीं है, बल्कि तलवार की संरचना है। कोई भी सच्चा आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ इस संरचना का सामना करने पर मर जाएगा। इसके अलावा इस संरचना में मेरे रक्तसार का एक अंश भी शामिल है। अब तुम मर जाओगे। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी माँ और जियांग परिवार के सभी लोग तुम्हारे साथ दफना दिए जाएंगे। ये फॉलन स्वॉर्ड को अपमानित करने का परिणाम है संप्रदाय। हा हा हा। उसकी भयावह हंसी पूरे बैठकखाने और आंगन में गूंज रही थी। रेनक्यून और फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्गों की नज़र में अर्जुन एक मरा हुआ आदमी था। फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि इस समय अर्जुन, जो कि समूह के केंद्र में था, बेहद शांत था। वह बिना किसी डर के अपने आसपास के समूह को देख रहा था। उसने एक सिगरेट भी निकाली और उसे जला लिया। उसके पास आध्यात्मिक तावीज़ों का दाव था और वह अपने सामने मौजूद संरचना से बहुत परिचित था तथा अच्छी तरह जानता था कि वह संरचना क्या करने में सक्षम है। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह एक घातक स्थिति हो सकती है, लेकिन अर्जुन के लिए यह बेकार थी। ऐसा लगता है कि तुम खुद को थप्पड़ नहीं मारोगे। अर्जुन की आवाज़ ठंडी सी गूंजी। रेनक्यून की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम अभी भी मौत के कगार पर बकवास करने की हिम्मत रखते हो। गठन को सक्रिय करो और उसे मार डालो। ठंडी रोशनी चमकी और विस्मयकारी विशाल तलवार नीचे उतरने लगी। इस समय चारों ओर तलवारबाजी का तूफान छाया हुआ था और उस तूफान के केंद्र में अर्जुन था। रेनक्यून और अन्य बुजुर्गों ने अर्जुन को देखा और महसूस किया कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। क्या उसने हार मान ली थी? क्या वह इस संरचना की शक्ति के सामने खुद को तुच्छ महसूस कर रहा था? उनके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान लटकी हुई थी और उन्हें विश्वास था कि जीत बस कुछ ही क्षणों की दूरी पर है। हालांकि जैसे ही विशाल तलवार अर्जुन के शरीर को भेदने वाली थी, उसकी आंखें खुल गईं। एकमात्र घटिया संरचना, तोड़ो। अर्जुन ने गुस्से से दहाड़ लगाई और उसके शरीर में मौजूद रक्त ड्रैगन बाहर आ गया। रक्त ड्रैगन को देखकर रेनक्यून और अन्य बुजुर्ग घबरा गए। एक ड्रैगन? क्या इस बच्चे के पास सचमुच कोई स्वर्ग विरोधी आध्यात्मिक जड़ हो सकती है? जब वे अचंभित थे तब उन्होंने एक और बात भी खोजी। जैसे ही रक्त ड्रैगन उसके शरीर से बाहर निकला, वहां एक तलवार भी थी। जैसे ही ये तलवार प्रकट हुई, गिरी हुई तलवार संरचना में विशाल तलवार वास्तव में हिंसक रूप से कांपने लगी। ये है। रेनक्यून की आंखों में अचानक गहरा भय प्रकट हुआ। केवल एक उच्च कोटि की आध्यात्मिक तलवार ही अन्य तलवारों को अपने अधीन कर सकती है। अर्जुन के पास सचमुच ऐसा खजाना था। हालांकि उसके पास सोचने का समय नहीं था। रक्त ड्रैगन की दहाड़ एक वज्रपात की तरह थी जिसने आकाश को चीर दिया और गंभीर माहौल को तोड़ दिया। इस क्षण तो मानो दुनिया ठहर सी गई थी। वेंग। अर्जुन ने एजियो ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक का इस्तेमाल किया और उसका शरीर अजीब तरह से टिमटिमाया। उसी समय अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और हवा में लटकी हुई आत्मा को दबाने वाली तलवार को पकड़ लिया। एक ठंडी चमक चमक उठी, मानो तलवार ने पूरे गठन को नियंत्रित कर लिया हो। हुश हुश हुश। हवा चली और बादल बदल गए। अर्जुन के शरीर के भीतर उसके दानत्यन को केंद्र मानकर अनंत सच्ची क्यूई एक प्रचंड बाढ़ की तरह बाहर निकली। उसकी लगभग सारी शक्ति एक ही चाल में समाहित हो गई और एक भयानक तलवार की क्यूई ने तुरंत ही चारों ओर घेरा बना लिया। फिर अर्जुन ने आत्मा दमन तलवार घुमाई और आसमान से एक बेहद शक्तिशाली तलवार का वार हुआ। ये कैसे संभव है? यह अचानक दृश्य देखकर रेनक्यून दंग रह गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और अवचेतन रूप से चिल्लाया। अर्जुन को स्पष्टतः उनके द्वारा एक निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया गया था तथा अब केवल मृत्यु ही उसका इंतजार कर रही थी। तो फिर यह कैसे हुआ? अब क्या हो रहा था? तलवार की ठंडी चमक से ऐसा लग रहा था जैसे आकाश फट रहा हो और अजगर और बाघ की प्रेतात्माएं प्रकट हो रही हों, जिससे सभी के दिल कांप रहे हों। ये किस तरह की तलवार तकनीक थी? ये बहुत शक्तिशाली है। इसकी तुलना में फॉलन स्वॉर्ड फॉर्मेशन छोटा और महत्वहीन लग रहा था, जिससे रेनक्यून घबरा गया। अध्याय 520। इस बच्चे का साधना स्तर क्या है? हे भगवान, कितनी शक्तिशाली आभा है। अच्छा नहीं है, गिरती तलवार संरचना टूटने वाली है। ये सिर्फ रेनक्यून की बात नहीं थी। वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया जब उन्होंने अर्जुन की तलवार को हिलते हुए देखा। यहाँ वास्तव में क्या हो रहा था?
इस तरह के आश्चर्यजनक हमले ने कई लोगों को संरचना के बीच अर्जुन के चारों ओर बिजली के चापों को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया, जो जियांगदाओ पर्वत पर संकट बिजली को अवशोषित करने के बाद उसके जीवन रूल में अचानक परिवर्तन के कारण था। दुर्भाग्यवश इस समय कोई भी शांत होकर इस अनोखे दृश्य का आनंद नहीं ले सका। भीड़ देखती रही कि कैसे इस भव्य हमले ने पूरी संरचना को तहस-नहस कर दिया। क्या फॉलन स्वॉर्ड फॉर्मेशन इस हमले का सामना कर सकता है? दूर से जियांग वेंतियन और जयंत जोशी ने एक साथ अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अर्जुन ने उन्हें बहुत सारे आश्चर्य दिए थे। जयंत जोशी सबसे ज्यादा हैरान थे। अर्जुन कुछ ही महीनों में एक महत्वहीन अस्तित्व से इस वर्तमान स्थिति तक पहुंच गया था। जियांग परिवार के घर से दूर एक ऊंची इमारत के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बालकनी की रेलिंग पर बैठकर शराब पी रहा था। इस समय वह आगे की ओर झुका और उसकी आंखों से एक भयानक रोशनी फूट पड़ी। मैं जियांग शहर से राजधानी तक उनका पीछा करता रहा हूं और ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आश्चर्यजनक चीज मिल गई है। दिलचस्प, कितना दिलचस्प। किसी ने भी इस वृद्ध व्यक्ति की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया, जो अर्जुन को मोहित होकर देख रहा था। वेंग, दुनिया का रंग बदल गया और सभी की निगाहें अर्जुन पर टिक गईं कि आगे क्या होगा। अंततः ड्रैगन और बाघ के प्रेत तूफान में घुस गए और गिरी हुई तलवार संरचना में विशाल तलवार से भिड़ गए। कच, एक तीखी फटने वाली ध्वनि के साथ अजेय प्रतीत होने वाली तलवार टूट गई और नष्ट हो गई। जिस संरचना पर उन्हें इतना गर्व था, वह एक भी प्रहार झेलने में असमर्थ थी। इतना तेज, कितना भयंकर, कितना भयानक। तलवारों की शक्ल भी इस बच्चे को नहीं मार सकती। उसका मूल क्या है? हुआक्सिया में ऐसा राक्षस कैसे हो सकता है? जब रेन कियुन ने देखा कि अर्जुन की तलवार के प्रहार से सेना टूट गई है, तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह डर के मारे चीख पड़ा। अच्छा नहीं है। टकराना। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और जो बुजुर्ग लोग उस दल को नियंत्रित कर रहे थे वे उड़ गए और उनके मुंह से खून निकलने लगा। उनके आंतरिक अंग हिंसक रूप से हिल गए थे। रेन कियुन ने भी मुंह में खून थूका और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि खूनी ड्रैगन ने उसके पूरे शरीर को कसकर लपेट रखा था। वह हिल नहीं सकता था। क्रूर अजगर उसे घूर रहा था, किसी भी क्षण उसे निगलने के लिए तैयार। इसी समय अर्जुन पुनः उसके सामने प्रकट हुए। रेन कियुन के दिल में रक्षा की अंतिम पंक्ति पूरी तरह से पराजित हो गई थी। उसने खुद को 4 बार जोरदार थप्पड़ मारे। पा 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 पाले 4 थप्पड़ तेजी से पड़े और उसका चेहरा पहले से ही खून से लथपथ था। मिस्टर अर्जुन, मैं आपकी ताकत को नहीं पहचान पाया। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, इसलिए कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। जब तक वह जीवित रहेगा, वह भविष्य में बदला लेने के लिए वापस आ सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि समय के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए। तुम्हें माफ करता हम। हाँ, मिस्टर अर्जुन, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। रेन कियुन इस समय बिल्कुल कुत्ते की तरह था। ये सुनकर अर्जुन ने अपनी उंगलियों से हाथ की मुहर बनाए और रेन कियुन के माथे की ओर इशारा किया। तभी रेन कियुन के शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली। रेन कियुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पाया कि उसकी आध्यात्मिक जड़ पहले ही नष्ट हो चुकी थी। वह अपंग हो गया था। किसी की आध्यात्मिक जड़ का नष्ट हो जाना मृत्यु से भी बदतर स्थिति थी। इस समय रेन कियुन अब और नहीं रुक सकता था। अर्जुन, यह मत भूलो कि तुम्हारे पिता रक्त गठबंधन के हाथों में हैं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम रक्त गठबंधन को नाराज करोगे और तुम्हारे पिता मर जाओगे। अरे, तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं जब वह कुछ सोचने लगा। ऐसा लगता है कि आप न केवल फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय से हैं, बल्कि रक्त गठबंधन से भी हैं। रेन कियुन ने दर्द सहन किया और जोर से हंसने लगी। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे लिए। तुम्हें बहुत देर से एहसास हुआ। इतना कहकर उसने अपनी हथेली खोली और उसके हाथ से एक ताबीज जमीन में गड़कर गायब हो गया। ये ताबीज ब्लड एलायंस के विशेषज्ञों को बताएगा कि आज क्या हुआ। आपके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। मौत तक लड़ो। ये रेन कियुन का अंतिम निर्णय था। अर्जुन की आंखों में हत्या की इच्छा चमक उठी। उसने आत्मा को दबाने वाली तलवार घुमाई और रेन कियुन का भयानक सिर जमीन पर लुढ़क गया, जिससे वह लाल हो गया। चूंकि वह रक्त गठबंधन का सदस्य था, इसलिए अर्जुन ने उसे जीवित नहीं रहने दिया। ये सब करने के बाद अर्जुन ने अपनी उंगलियों से एक मुहर बनाई। एक आध्यात्मिक ताबीज अचानक संघनित हो गया और जमीन में गड़े ताबीज की ओर बढ़ गया। फारना, रेन कियुन का ताबीज टूट गया। इसका आधा हिस्सा नष्ट हो गया, जबकि शेष आधा हिस्सा पूरी तरह से गायब हो गया। अर्जुन की आंखें गंभीर थीं। हालांकि उसने संदेश की अखंडता को नष्ट कर दिया था, लेकिन इसके कुछ हिस्से निश्चित रूप से रक्त गठबंधन तक पहुंचेंगे। इसे भूल जाओ, मैं अंततः रक्त गठबंधन को नष्ट कर दूंगा, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है।
ये सब करने के बाद अर्जुन ने पतित तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों की ओर देखा। उस ठंडी निगाह से बुजुर्ग डर गए और वे एक एक करके घुटनों के बल बैठ गए। अर्जुन, इस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमने अभी अपनी मर्जी से काम नहीं किया है। कृपया हमें जाने दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आज जो कुछ हुआ उसके बारे में हम संप्रदाय को कभी नहीं बताएंगे। फिर भी अर्जुन की आंखों में हत्या की मंशा जरा भी नहीं बदली। हालांकि वे प्रभारी नहीं थे, लेकिन वे जिम्मेदारी से बच नहीं सकते थे। वैसे भी अगर आज जो हुआ उसकी खबर फैल गई तो यह उनके लिए भी खतरा होगा। अर्जुन उन्हें मारने के लिए अपना हाथ उठाने ही वाला था कि जियांग वेंतियन आगे बढ़ा। अर्जुन, तुम इन लोगों को जाने क्यों नहीं देते? वे मुख्य अपराधी नहीं हैं। इससे पहले कि जियांग वेंतियन अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक कहीं से कुछ अत्यंत शक्तिशाली तीर निकल पड़े। बाण आकाश को चीरते हुए गिरे हुए तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों के शरीर में जा घुसे। पतित तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग, जो अभी भी दया की भीख मांग रहे थे, ये समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें किसने और क्यों मारा। धप, एक साथ कई शव जमीन पर गिर पड़े। जब जियांग वेंतियन और जयंत जोशी ने ये दृश्य देखा तो उनके हाव भाव एकदम बदल गए। चीजें एक चरम दिशा में विकसित हो रही थीं। अगर फॉलन स्वॉर्ड संप्रदाय ने उन्हें दोषी ठहराया तो वे क्या करेंगे? अर्जुन और जियांग परिवार को सबसे पहले दोषी ठहराया जाएगा। इस समय अर्जुन का ध्यान मृत बुजुर्गों पर बिल्कुल नहीं था। इसके बजाय वह जियांग परिवार के निवास के दक्षिण में एक इमारत को देख रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के सच्ची क्यूई उसके पैरों के नीचे इकट्ठा हो गई और वह उस इमारत की छत की ओर भागा। जब अर्जुन इमारत के नीचे पहुंचा तो वह एक एक करके बालकनी से ऊपर चढ़ा और जल्द ही छत पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने सफेद कपड़े पहने एक बूढ़े व्यक्ति को अपनी ओर पीठ किए हुए देखा। अध्याय 521, तुम कौन हो? तुमने हमला क्यों किया? सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। उसने अभी भी अर्जुन की तरफ पीठ करके कहा, चिंता मत करो, मेरा तुम्हारे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम बहुत पहले ही मर चुके होते। जहां तक उन लोगों की मौत की बात है, तुम्हें नर्म दिल नहीं होना चाहिए। तुमने उनकी व्यूह रचना को तोड़ दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे यहाँ सब कुछ खत्म कर देंगे? जब वे कुनलुन पर्वत पर वापस लौटेंगे तो वे आग को और भड़काएंगे और फिर तुम्हारे पास निपटने के लिए और भी ज्यादा समस्याएं होंगी। अब जब वे मर चुके हैं और केवल कुछ ही लोगों को पता है कि क्या हुआ था, तो कम से कम आपके पक्ष में रहस्य का तत्व तो रहेगा। चलो ज्यादा बात नहीं करते। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम फिर मिलेंगे। तुमने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कमर से लौकी निकाली और एक घूंट शराब पी ली। फिर वह लापरवाही से एक कदम आगे बढ़ा और इमारत से नीचे चला गया। पलक झपकते ही वह गायब हो गया। जब अर्जुन छत के किनारे पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वह अब और आगे नहीं बढ़ सकता। अब बूढ़े आदमी को देखना या पहचानना संभव नहीं है। क्या हुआक्सिया में वास्तव में ऐसा कोई विशेषज्ञ है? अर्जुन को यकीन था कि इस बूढ़े आदमी की ताकत उसके संरक्षकों से कहीं ज्यादा थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यक्ति ने उसकी मदद क्यों की। अर्जुन ने कुछ सेकंड तक सोचा लेकिन कोई कारण नहीं समझ पाया। वह केवल अपना सिर हिलाकर जियांग परिवार के घर वापस लौट गया। जियांग वेंटियन ने लाशों को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। जब उसने अर्जुन को वापस आते देखा तो उसने आह भरी। हुआक्सिया में सभी बुजुर्ग मर चुके हैं। फॉलन स्वॉर्ड सेक्ट और ब्लड एलायंस शायद सतर्क हो गए होंगे। यदि वे सुराग ढूंढने के लिए किसी को भेजते हैं तो सभी सुराग आपकी ओर इशारा करेंगे। अर्जुन, इस बार हम सचमुच बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। जियांग वेंतियन का स्वर असहायता से भरा था। अर्जुन, बेफिक्र रहा। ब्लड एलायंस और फॉलन स्वॉर्ड सेक्ट अगर चाहें तो आ सकते हैं। उसे नहीं लगता कि इस बार उसने कुछ गलत किया है, तो डरने की क्या बात है। यदि वे लड़ाई चाहते हैं तो उन्हें लड़ाई मिल जाएगी। चाचा, आपकी चोटें कैसी हैं? क्या आपको उनका इलाज करवाने की जरूरत है? अर्जुन ने पूछा। जियांग वेंटियन ने अपना सिर हिलाया। उसे अर्जुन के चिकित्सा कौशल के बारे में नहीं पता था। इसके अलावा इन चोटों को थोड़ी साधना से कम किया जा सकता है। अर्जुन, हम ठीक हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी गंभीर अवस्था में है। वह अभी भी बेहोश है। तुम्हारी मां को भागने में मदद करने के लिए उसने रेन क्यूजुन की शक्ति को बलपूर्वक सहन किया और उसके अधिकांश मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा उसकी सच्ची क्यूई अव्यवस्थित है और उसके आंतरिक अंग रहने के कगार पर हैं। हम इसमें देरी नहीं कर सकते। मुझे तुरंत कुनलुन पर्वत पर जाकर एक दिव्य चिकित्सक से मदद मांगनी है। हुआक्सिया के वे नकली डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर अर्जुन की ओल्ड मास्टर जियांग के बारे में धारणा थोड़ी बदल गई। विमला भी वहां चली आई।
वह अर्जुन की चिकित्सा कौशल के बारे में थोड़ा जानती थी और उसने जल्दी से उत्साह से पूछा, छोटे चेन, क्या तुम कुछ कर सकते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। मुझे उसके पास ले चलो। जब तक उसकी सांस चल रही है मैं उसे बचा सकता हूँ, भले ही वह नरक के द्वार। जियांग वेंटियन चौंक गया। हालांकि उसे संदेह था, फिर भी जब उसने विमला के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखा तो उसने सहमति दे दी। ऐसी स्थिति में मेरे पीछे आओ। राजधानी शहर के तीसरे रिंग रोड पर एक शांत विला में जियांग परिवार के सभी लोगों को यहां स्थानांतरित कर दिया गया था। इस समय ओल्ड मास्टर जियांग अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मॉनिटर पर रीडिंग बहुत कमजोर थी। अगर ओल्ड मास्टर जियांग की इच्छाशक्ति न होती तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। एल्डर रेन जैसे विशेषज्ञ का हमला कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह झेल सकता था। जब अर्जुन, जियांग वेंटियन और अन्य लोग दिखाई दिए तो जियांग परिवार में हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने सोचा था कि जियांग वेंटियन और जयंत जोशी, जो बुजुर्गों से मिलने के लिए रुक गए थे, जीवित वापस नहीं आ सकेंगे। हालांकि न केवल वे दोनों सुरक्षित वापस आ गए, बल्कि विमला और उग्र देवता अर्जुन भी आ गए। क्या इस आदमी ने सब कुछ हल कर दिया? ये सोचकर जियांग परिवार में सभी लोग अचंभित रह गए। अर्जुन बिस्तर के पास गया और बेहद कमजोर बूढ़े मास्टर जियांग को देखा। वह भावुक हो गया। बूढ़े आदमी से मौत का साया उठ रहा था। अगर वह समय पर नहीं पहुंचता तो बूढ़ा आदमी एक दिन में ही मर जाता। विमला की आंखें लाल हो गईं जब उसने देखा कि ओल्ड मास्टर जियांग कितना कमजोर हो गया है। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसके पिता अभी भी उसकी परवाह करते हैं। उसके पिता की नज़र में यह मुक्ति थी। उसकी नज़र में यह वह प्यार था जिसे उसके पिता ने अपने दिल की गहराई में दबा रखा था। छोटे चेन, क्या तुम्हारे पास उसे बचाने का कोई तरीका है? आखिरकार वह तुम्हारे दादा हैं। अब समय आ गया है कि जो बीत गया उसे भूल दिया जाए, विमला ने कांपती हुई आवाज में कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया और उसके हाथ में दर्जनों चांदी की सुइयां आ गईं। सच्ची क्यूई चांदी की सुइयों पर एकत्रित हो गई और प्रत्येक चांदी की सुई इस समय हल्की रोशनी के साथ टिमटिमा रही थी। स्विश! अर्जुन ने चांदी की सुइयों को धीरे से उछाला और वे हवा में तैरती रहीं, जबकि वे थोड़ा कांप रही थीं। फिर उसकी उंगलियों ने एक मुहर बनाई और उसने कहा, नीचे उतरो। जैसे ही उसने कहा, अनगिनत चांदी की सुइयां गिरीं और बूढ़े आदमी के एक्यूपंक्चर बिंदुओं को छेद दिया। अर्जुन ने कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें अपनी हथेली में थाम लिया। दबाते ही अनगिनत हरी बूंदें उभरी, जो फिर चांदी की सुइयों की ओर उड़ती हुई बूढ़े आदमी के शरीर में टपकने लगीं। उसी समय अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वृद्ध व्यक्ति के माथे पर थपथपाया। उसने अपनी सच्ची क्यूई को बूढ़े आदमी के शरीर में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। पूरे 10 मिनट के बाद अर्जुन के माथे पर पसीने की एक बूंद उभर आई थी। ये बहुत थका देने वाला था। अगर वह सच्चे आत्मिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ता तो वह पहले ही थकावट से गिर चुका होता। जैसे ही सच्ची क्यूई बूढ़े आदमी के शरीर में प्रवाहित हुई, उसका पीला चेहरा धीरे धीरे गुलाबी हो गया और उसकी पलकें कांपने लगीं। ये दृश्य देखकर आसपास का वातावरण आधी रात के कब्रिस्तान जैसा शांत हो गया। सांस लेने की आवाज भी नहीं आ रही थी। जियांग परिवार के सभी सदस्यों की आंखें बड़ी हो गईं और वे मूर्तियों की तरह जमीन पर खड़े हो गए। जयंत जोशी और जियांग वेंटियन हैरान रह गए। जियांग वेंटियन को पता था कि बूढ़े आदमी की चोटें कितनी गंभीर थीं। यहाँ तक कि कुनलुन पर्वत के मेडिकल ग्रैंड मास्टर भी उसे नहीं बचा सकते थे। हालांकि अर्जुन अभी चमत्कार कर रहा था। उसने अर्जुन को घूर कर देखा। क्या ये हो सकता है कि यह नश्वर व्यक्ति, जिसे कभी जियांग परिवार द्वारा घृणित माना जाता था, वह चिकित्सा और युद्ध कला दोनों में पारंगत था। शक्तिशाली मार्शल आर्ट शक्ति, अथाह चिकित्सा कौशल के साथ युग्मित। वह केवल 20 वर्ष का था। हुआक्सिया में आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कम थी, फिर भी किसी तरह यहाँ एक राक्षस पैदा हो गया। ये कैसे संभव हुआ? हाँ, इस समय एक कराह की आवाज आई और बूढ़े आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। बूढ़ा मास्टर जियांग जाग रहा था। इस समय सभी लोग विस्मय और आश्चर्य से भर गए। एक व्यक्ति जो मरने वाला था, वह मात्र 10 मिनट के उपचार के बाद ही उठ गया। अर्जुन कैसा चिकित्सा देवता था। पिताजी, आपको कैसा लग रहा है? जयंत जोशी और जियांग वेंटियन ने एक साथ पूछा। बूढ़े मास्टर जियांग ने उन दोनों को कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अर्जुन को एक जटिल भाव से देखा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसे किसने बचाया था। उसे अपने जीवन में कभी भी अपने किसी निर्णय पर पछतावा नहीं हुआ। यह उसकी वजह से ही था कि हुआक्सिया का जियांग परिवार समृद्ध हुआ। हालांकि इस समय उसे उस समय के निर्णय पर वास्तव में पछतावा हो रहा था। यदि विमला को भगाना बहुत बड़ी गलती थी, तो अर्जुन को छोड़ देना भी बहुत बड़ा अपराध था।